नेक्स्ट जेएस के अंदर सबसे मुश्किल अगर कोई चीज़ समझना है तो वो है रेंडरिंग पैराडाइम्स। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन इस सेक्शन के अंदर हम रेंडरिंग पैराडाइम्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ये कंफ्यूजिंग इसीलिए होता है क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है वो हर तरह के रेंडरिंग पैराडाइम्स को सपोर्ट करता है। जो रिएक्ट था वो केवल और केवल क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है, और जो एक्सप्रेस जेएस होते हैं, जैसे कि हम एक्सप्रेस जेएस के अंदर अगर अपना टेम्पलेटिंग इंजन यूज़ करके अगर कुछ बैकएंड से रेंडरिंग करते हैं तो वो केवल और केवल सर्वर साइड रेंडरिंग होता है। लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी है और सर्वर साइड रेंडरिंग भी है, स्टैटिक साइट जनरेशन भी है, इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन भी है। ये हजार तरह के, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आता है कि ये क्या रेंडरिंग पैराडाइम है, कब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और किसका क्या काम होता है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम इसी चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताइए कि हमारी एप्लीकेशन वो कहाँ पर रेंडर हो सकती है? हमारी एप्लीकेशन जो होती है वो क्या होती है? एक वेब एप्लीकेशन होती है ना? एक एचटीएमएल का कुछ कोड आएगा सर्वर से और हमारा ब्राउज़र उसको रेंडर कर देगा और कुछ स्टाइलिंग और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट लगा के फंक्शनैलिटी भी लगा देगा। तो हमारी एप्लीकेशन कहाँ पर रेंडर हो सकती है? कौन-कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से हमारा एचटीएमएल पूरा का पूरा बन सकता है? हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है? एचटीएमएल होता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा एचटीएमएल, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर द एचटीएमएल of our app can be generated। तो हमारे एप्लीकेशन का जो एचटीएमएल है वो कहाँ पर जनरेट किया जा सकता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रेंडरिंग पैराडाइम्स होते हैं। तो इसका आंसर है, एक तो आंसर नंबर 1 है इसका सर्वर पर। ठीक है, सर्वर से हमारा एचटीएमएल आएगा और हमारा ब्राउज़र उसको पूरा समझ के हमारा एक वेब एप्लीकेशन, वेब पेज क्रिएट कर देगा। और ऐसे ही शुरुआत से, जब से हमारा वेब बना था ना, वेबसाइट्स बनी थी, तब से ऐसे ही होता था। हमारे एचटीएमएल के पेजेस सर्वर पर रखे रहते थे और पूरा का पूरा एचटीएमएल पेज सर्वर से सेंड कर दिया जाता था। अब ब्राउज़र को फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो एचटीएमएल जो आया है सर्वर से, वो सर्वर ने अभी-अभी तुरंत ताज़ा-ताज़ा जनरेट किया है या पहले से ही जनरेट करके रखा था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्राउज़र को पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड एचटीएमएल मिलेगा जहाँ पर पूरा h1 बॉडी टैग, p टैग और जो भी है, मतलब सब कुछ उस एचटीएमएल के अंदर सारा कुछ रहेगा जो कि हमारे पेज के ऊपर दिखना है। तो पहले ऐसे ही होता था, लेकिन जब धीरे-धीरे ब्राउज़र्स पावरफुल होने लगे और जावास्क्रिप्ट कैपेबल होने लगी, तब लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया एक नया पैराडाइम। ये पहले नहीं था, वो था कि क्लाइंट पर हम रेंडर करेंगे एचटीएमएल को। सर्वर से हम खाली एचटीएमएल पूरा, मतलब शुरुआत का भेज देंगे जैसे आपने रिएक्ट के अंदर देखा हो, और एक डिव टैग भेज देंगे जहाँ पे रूट आईडी अटैच होगी। सर्वर से बस इतना ही आएगा और एक बड़ी सी जावास्क्रिप्ट की फाइल भेज दिया जाएगा। अब उस जावास्क्रिप्ट फाइल का काम है कि हर एक एलिमेंट डॉम के अंदर, हमारे एचटीएमएल के अंदर हर एक एलिमेंट को क्रिएट करना। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर उसका इंसर्ट करेंगे उसके अंदर टेक्स्ट। इस तरह से ये क्लाइंट के अंदर हमारा पूरा का पूरा एचटीएमएल पेज जनरेट होगा। तो ये तरीका पॉपुलराइज किया था क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स ने। जैसे कि सबसे पहला फ्रेमवर्क था वो था एंगुलर, और जो दूसरा पॉपुलर फ्रेमवर्क था वो था रिएक्ट। तो ये दोनों फ्रेमवर्क्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, और एक व्यू भी था, व्यू। ये फ्रेमवर्क्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए और इन्होंने क्लाइंट साइड रेंडरिंग के पैराडाइम को जन्म दिया। और यही दो मेन पैराडाइम्स हैं। एक सर्वर साइड रेंडरिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 SSR, ये पुराना तरीका था जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशंस काम करती थी। और फिर जब 2009-10 में जब एंगुलर, रिएक्ट, ये सारे फ्रेमवर्क्स पॉपुलर होने लगे, तो क्या हुआ, तब CSR ने जन्म लिया। इसका क्या बेनिफिट था? इसका बेनिफिट ये था कि हमारी एप्लीकेशन
काफ़ी ज़्यादा ऐप जैसा फ़ील होती थी। पहले वेबसाइट्स रहती थी, हम एक लिंक से दूसरे लिंक के ऊपर जाते थे, तब हमारा पूरा का पूरा पेज रीलोड होता था, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, एकदम से रिस्पॉन्सिव था, मतलब क्लिक किया, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहीं पर है, हमारे हमारे ब्राउज़र के अंदर ही। और सच में पूरा का पूरा जो लॉजिक रहता था, पूरा का पूरा यूआई रहता था, लगभग सारा कुछ हमारे ब्राउज़र के अंदर ही रहता था। वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेंड कर दिया जाता था। तो बहुत ही फ़ास्ट और ऐप लाइक एक्सपीरियंस बनने लगा, और उसके बाद से ही वेब ऐप्स ज़्यादा पॉपुलर हुईं। उसके पहले वेबसाइट्स ही रहती थी। इसके बाद से ही बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें वेबसाइट्स के अंदर करने लगे, और हम उसको वेब ऐप बोलने लगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक ये था कि हमारी जो क्लाइंट साइड रेंडर्ड ऐप्स होती थी, उनका एसईओ बहुत अच्छा नहीं होता था, क्योंकि जब भी सर्वर से हम किसी पेज को रिक्वेस्ट करते थे, तो उसके अंदर खाली खाली एचटीएमएल फाइल आती थी, और उसके अंदर कंटेंट नहीं रहता था। और जो क्रॉलर्स होते हैं, जो सर्च इंजन के जो बॉट्स होते हैं, वो ऐसे ही एचटीएमएल का कंटेंट देखते हैं और उसके बेसिस पर वेबसाइट्स को रैंक करते हैं। जबकि सर्वर साइड रेंडरिंग में ये प्रॉब्लम नहीं थी। सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर हर एक पेज के लिए पूरा का पूरा कंटेंट आता था, जिससे कि बॉट्स को पेज समझने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, और उन वेबसाइट्स का एसईओ ज़्यादा अच्छा रहता था। इन दोनों के अपने-अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स थे। जैसे यहाँ पर वेबसाइट्स उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं, उतना ज़्यादा फास्ट नहीं फ़ील होती थी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐप लाइक एक्सपीरियंस मिलता था। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक चलता रहा, जब तक कि नेक्स्ट.जेएस नहीं आया। नेक्स्ट.जेएस ने क्या किया, क्या हो कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कर दें, हम जो एसएसआर प्रोवाइड करता है उसको भी यूटिलाइज़ कर लें, और जो सीएसआर प्रोवाइड करता है उसको भी यूटिलाइज़ कर लें। तो आज के टाइम पर जब हम नेक्स्ट.जेएस यूज़ करते हैं ना, तो वो दोनों एक ही साथ यूज़ करता है, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ये कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली डिटेल में देखेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जो स्टैटिक साइट जनरेशन है और एक इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन होता है, वो सब कहाँ पर होता है, वो सब क्या चीज़ें हैं? तो वो सब इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, ठीक है? एसएसआर का ही पार्ट है, एसएसजी, सर्वर साइड सर्वर साइट साइट नाम होता है, सर्वर साइट जनरेशन। तो इसके भी नाम में सर्वर है, यानी कि ये भी सर्वर के ऊपर ही होगा, और वो हम एसएसआर का ही पार्ट मान सकते हैं, ठीक है? और दूसरा है आईएसआर। अब ये कन्फ्यूजिंग होता है थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पर ना तो क्लाइंट है इसके नाम में, ना तो सर्वर है। ये इसका फुल फॉर्म होता है इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब और ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक अलग ही वीडियो में समझेंगे। आप बस ये समझ लीजिए कि ये भी सर्वर के ऊपर ही रन करता है, ठीक है? इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन ये एसएसआर का ही पार्ट है, ये क्लाइंट के ऊपर नहीं होता। क्लाइंट के पास केवल एक ही तरीका है, क्लाइंट साइट रेंडरिंग। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे जो रिएक्ट है वो केवल और केवल क्लाइंट साइड रेंडरिंग ही यूज़ करता है, लेकिन नेक्स्ट.जेएस जो है वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड इन दोनों को यूज़ करता है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर एक वीट का ऐप बना के रखा है, और सिंपल सा है, इसमें कुछ पेजेस हैं। यहाँ पे मैंने अबाउट पेज, होम पेज और सर्विसेज पेज ये बना के रखा है, और एक नेक्स्ट पेज भी है, मतलब नेक्स्ट का भी एक एप्लीकेशन बना के रखा है यहाँ पे, और यहाँ पर भी अबाउट पेज, सर्विसेज पेज और होम पेज, ये हमारा होम पेज को रिप्रेजेंट करेगा। एकदम फ्रेश एप्लीकेशन है, आपको इसका स्टार्टर कोड मिल जाएगा, ठीक है? आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं तो आपको रिसोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसका गिटहब के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? गिटहब के रिपोजिटरी के अंदर ये पूरा कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, ये हमारा है वीट का ऐप, ठीक है? npm रन डेव करके मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर भी इसको स्टार्ट कर दिया। बस सिंपल सी एप्लीकेशन है। अगर मैं अबाउट पेज के ऊपर जाऊँ तो अबाउट पेज ओपन होगा, सर्विसेज पेज के ऊपर जाता हूँ तो सर्विसेज पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पर भी अबाउट पेज, सर्विसेज पेज, एकदम सेम ऐप है। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ यूआई में चेंज हो, लेकिन सब कुछ लगभग सेम ही मैंने रखा है यहाँ पे, ठीक है? एग्जैक्ट सेम कोड है, सेम दोनों जगह पे हमने यूज़ किया है। लेकिन ये बस यही डिफरेंस है कि ये रिएक्ट में एप्लीकेशन बनी है, और ये एप्लीकेशन नेक्स्ट.जेएस में बनी है, ठीक है? तो अभी हम इसको डेवलपमेंट मोड में जब रन करते हैं, तो क्या होता है, तो ये उस तरह से नहीं बिहेव करती है, ना तो रिएक्ट.जेएस की एप्लीकेशन और ना ही इसकी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन। ये उस तरह से नहीं बिहेव करती है जिस तरह से प्रोडक्शन में बिहेव करती है, और प्रोडक्शन में जिस तरह से बिहेव करती है वो ज़्यादा मैटर करता है।
क्योंकि हमारे यूज़र्स प्रोडक्शन वाले बिहेवियर को ही यूज़ करेंगे, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम वीट वाले ऐप के अंदर आ जाते हैं, वीट को थोड़ी देर तक समझते हैं कि यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको रिफ्रेश करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं और यहाँ पे app.jsx और यहाँ पे होम सर्विसेज सब सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लोड हो रहे हैं अलग-अलग। बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लोड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन में हमारी केवल मेन 3 ही फाइल्स रहेंगी, एक एचटीएमएल, एक सीएसएस, एक जावास्क्रिप्ट और एक हमारा ये फेविकॉन का आइकन, बस इतना ही होगा। तो इस चीज़ को प्रोडक्शन वर्ज़न में हम कैसे रन कर सकते हैं? ये डेवलपमेंट हमारे हमारे यूज़ के लिए है कि हम जब डेवलप कर रहे हैं, तो फ़ास्ट लोड हो, उसको बंडल ना किया जाए, इसीलिए सेपरेट यहाँ पे सेंड किया जाता है। लेकिन प्रोडक्शन में हम पूरा जो जावास्क्रिप्ट है, सभी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को एक बंडल में कर देते हैं। ये हमने रिएक्ट के कोर्स में सीखा है। एक बंडल में करके फिर सर्व किया जाता है, ठीक है? तो उसके लिए हमें कुछ खुद से नहीं लिखना है। मैं इसको जो लोकल वाला सर्वर है, इसको स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पर हमें लिखना है npm run build। ये वीट का ऐप है एक, यहाँ पे हम npm run build करेंगे तो हमारा एक बिल्ड का एक बोल सकते हैं एक डिस्ट का एक फ़ोल्डर बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे बता रहा है कौन-कौन सी फाइल्स को इसने आउटपुट किया है। तो एक index.html है, एक सीएसएस फाइल है और एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। बस यही 3 हमारी मेन फाइल्स हैं। अब इसको अगर हमें वीट के अंदर स्टार्ट करना है तो हमें npm run प्रीव्यू करना होगा। प्रीव्यूज़ नहीं, प्रीव्यू करना है, npm run प्रीव्यू। तो हमारा ये प्रोडक्शन का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और ये थोड़ा डिफरेंट आईपी एड्रेस आईपी नहीं, पोर्ट पे स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम इसको 5 को 4 कर देते हैं। अब अगर देखो, मैंने यहाँ पे डाल के एंटर किया है, तो यहाँ पे केवल 4 फाइल्स हैं, ठीक है? ये 1 मिनट, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर केवल 4 रिक्वेस्ट गई हैं। एक तो हमारा होम वाला फाइल, मतलब index.html फाइल जो हमारी रूट फाइल होती है, जहाँ पर आईडी div होती है, ये, ठीक है? div के ऊपर रूट आईडी होती है, आईडी div नहीं होती है, ठीक है? तो एक तो ये फाइल है हमारी, मेन जो एचटीएमएल फाइल है, थोड़ा-सा ज़ूम आउट ही रखता हूँ। एक हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है। ये जावास्क्रिप्ट फाइल सभी सभी की सभी पेजेस का एक बंडल है। हमारे इस कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बहुत सारे पेजेस हैं। जैसे कि ये सर्विसेज का पेज है। तो इन सभी को इन सभी जितने भी पेजेस थे, जितने भी एचटीएमएल फाइल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन सबको एक फाइल के अंदर इसने कर दिया। अगर हम यहाँ पे आवर सर्विसेज ओपन करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये देखो सर्विसेज, आवर सर्विसेज, ये सब कुछ यहीं पे मिलेगा जो हमने इधर रखा था। ठीक है? तो सब कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर रहता है। हमारा जो मेन कंटेंट होता है वेबसाइट का, वो सारा सभी पेजेस का कंटेंट एक जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर ये सीएसएस का फाइल है और एक ये है आइकन, ठीक है? अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर मैं अबाउट पेज के ऊपर जाता हूँ, ठीक है? होम पेज के ऊपर जब मैं था, तब भी जो एचटीएमएल आया था सर्वर से, वहाँ पर क्या था? एक div id रूट, ठीक है? एक ही हमारे पास एचटीएमएल है सर्वर के ऊपर, जो कि हमारा सर्वर सेंड करेगा। अभी मैं अबाउट पेज के ऊपर अगर जाता हूँ, तो इधर कोई रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। देखो, कोई नेटवर्क टैब में कोई भी रिक्वेस्ट नहीं गई है, क्योंकि एचटीएमएल फाइल के अंदर ही अबाउट का भी डेटा, एचटीएमएल फाइल के अंदर नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ही हमारे अबाउट पेज का भी डेटा और सर्विसेज पेज का भी डेटा, ये सारा डेटा जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ही है। और जावास्क्रिप्ट फाइल जैसे ही पहले रिक्वेस्ट जाती है, वो लोड हो जाती है, ठीक है? तो सही है, ये यहाँ पे काम कर रहा है। अगर हम सर्विसेज पेज के ऊपर जाते हैं, सर्विसेज पेज लोड हो रहा है और कोई भी नई नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं जा रही। हमने यहाँ पे नेटवर्क टैब ओपन करके रखा है। अब मैं आपको सबसे मस्त चीज़ दिखाता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज पेज के ऊपर हूँ और अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ, मैंने रिलोड किया है, तो फिर से वही 4 रिक्वेस्ट गई है, ठीक है? यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर रिक्वेस्ट गई है और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल वही सेम सीएसएस फाइल है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो हमारी एचटीएमएल फाइल है, वो भी सेम एचटीएमएल फाइल है, केवल वही div id रूट वाली। हमारे सर्वर के ऊपर केवल एक ही एचटीएमएल फाइल है। यहाँ पे डिस्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक ही एचटीएमएल फाइल है। चाहे जिस पाथ के ऊपर जाएंगे, चाहे जिस राउट के ऊपर जाएंगे, ये जो रिएक्ट जेएस का सर्वर है, जो वीट का सर्वर है, ये भले ही क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, लेकिन उसको सर्व करने के लिए एक सर्वर चाहिए होता है। तो यहाँ पे सर्वर रन कर रहा है, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि रिएक्ट का भी सर्वर होता है, नेक्स्ट जेएस का भी सर्वर होता है। यहाँ पे वीट का एक सर्वर है जो कि बिहाइंड द सीन्स नोड जेएस का ही यूज करके रन कर रहा है।
तो इसके ऊपर केवल एक ही फाइल एग्जिस्ट करती है। आप चाहे जिस पेज के ऊपर जाएँ, ये केवल यही 4 फाइल्स को सर्व करेगा। ये यूआरएल में देखेगा ही नहीं, इसका सर्वर जो वीट का सर्वर है, ये चेक ही नहीं करेगा किस यूआरएल पर रिक्वेस्ट आ रही है। वहाँ पर ऐसी कंडीशन लिखी है कि चाहे जिस पेज पर जाओ, आप यही 4 फाइल सेंड कर दो और क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट को पता है कि इसके यूआरएल से देख के क्या रेंडर करना है, यूआई के ऊपर क्या दिखाना है। ठीक है, अगर हम अबाउट पेज के ऊपर चले जाते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आर या कंट्रोल आर करते हैं, तो देखो फिर से वही चीज़, जो एचटीएमएल फाइल है वो सेम है, वही 4 चीज़ें हर एक पेज के ऊपर आती हैं। मैं कंट्रोल आर करता हूँ तब भी। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे क्लाइंट को दे दी गई है। एक जावास्क्रिप्ट फाइल सेंड कर दी गई है और बोला गया है कि इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ऐसा लिखा है कि अबाउट पेज के ऊपर क्या दिखाना है। अब ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये एग्जीक्यूट होगी और इसको समझ है कि इस अबाउट पेज के ऊपर हम हैं, तो हमें क्या दिखाना है, और ये रेंडर करके दिखा देता है। और ये प्योरली क्लाइंट साइड रेंडरिंग है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जेएस में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट जेएस का भी मैंने यहाँ पे अभी जो स्टार्ट किया है, ये डेवलपमेंट मोड में ही स्टार्टेड है। तो डेवलपमेंट मोड में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, हम मेनली प्रोडक्शन मोड को ही डिस्कवर करेंगे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन को जब यूज़र यूज़ करता है तो प्रोडक्शन मोड में ही यूज़ करता है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन है, और जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट मोड के अंदर भी, तो हमारे पास एक डॉट नेक्स्ट नाम का फोल्डर बनता है और इसी के अंदर से फाइल्स को सर्व किया जाता है। अभी यहाँ पे सर्वर के अंदर ऐप नाम का फोल्डर, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। ऐप नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास कुछ, जैसे अबाउट का पेज है, ठीक है, अबाउट का पूरा जावास्क्रिप्ट फाइल है, और ये तो फेविकॉन है, ये एक हमारे होम का हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से राउट्स हैं, जैसे सर्विसेज है, तो इसका एक फाइल है। तो यहाँ से चीज़ों को सर्व किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ की फाइल एग्जीक्यूट हो रही है और यहाँ से सेंड हो रहा है डेटा। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक बार सर्वर इसका स्टॉप करते हैं और हम इसको नेक्स्ट डेव ऐसा रिनेम करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी अगर हम npm run बिल्ड करेंगे, जैसे हमने वीट के अंदर किया था, वैसे हम यहाँ पे भी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन बिल्ड करेगा और फिर से डॉट नेक्स्ट फोल्डर क्रिएट कर देगा, और जितना भी बिल्ड का आउटपुट है, जैसे ये डिस्ट नाम के फोल्डर के अंदर आउटपुट करता है। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा फोल्डर बहुत ही सिंपल है। देखो ये गिन के 4 फाइल्स हैं, 1 2 3 4, और इन्हीं चारों फाइल्स को सर्व कर रहा था हमारा नेक्स्ट जेएस नहीं, हमारा वीट का सर्वर, ठीक है। बस इन्हीं चारों फाइल्स को सर्व कर रहा था। आप नो मैटर किस यूआरएल पे जाएं, किस पाथ पे जाएं, इनको सर्व कर देगा। तो लेकिन नेक्स्ट जेएस जो है, इसको हमने बिल्ड किया है। अब हम इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे ये सर्वर नाम का फोल्डर है, यहाँ पे ऐप नाम का फोल्डर है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास about.html नाम की फाइल है और index.html नाम की फाइल है, जो कि हमारे होम राउट को रेफर करेगी, ठीक है, पॉइंट करेगी। services.html नाम की फाइल है, इसके अंदर पूरा कंटेंट लिखा होगा। अगर हम यहाँ पे सर्विसेस ये सर्च करेंगे तो ये देखो आवर सर्विसेज, ये सारा कुछ इस HTML फाइल के अंदर लिखा है। अब इसका सर्वर स्टार्ट करने के लिए मैंने कुछ शायद इसमें छेड़ दिया, टच कर दिया। क्या यहाँ पे, एक मिनट, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही दिखा रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं npm स्टार्ट करूँगा। इसको एज ए प्रोडक्शन मोड अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें पहले npm रन बिल्ड करना है, फिर उसके बाद npm स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने बिल्ड करके अभी स्टार्ट किया है, तो अब ये 3000 के ऊपर ही स्टार्ट करेगा। जो हमारा पुराना सर्वर था वो भी 3000 के ऊपर था, जो कि डेव वाला सर्वर था। ये प्रोडक्शन वाला सर्वर भी 3000 के ऊपर ही रन करता है। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखते हैं ये जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर एक्चुअल में प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है, एक पूरा का पूरा एक हमारा होम पेज का पूरा कंटेंट आ गया। अगर हम रिस्पॉन्स के अंदर आके देखेंगे तो जो HTML फाइल आई है, ये देखो अबाउट मतलब होम, अबाउट, ये सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। ये लिंक्स यहाँ पे जो है ना, ये लिंक्स, ये सारे लिंक्स दिखा रहा है, और यहाँ पे H1 और ये सब कुछ दिखा रहा है। यानी कि हमारा HTML जो है वो ब्लैंक नहीं आया है। ब्लैंक नहीं आया है तो कहाँ से आया है, हमारे सर्वर से आया है। सर्वर के ऊपर हमारे ऑलरेडी ये HTML पेज जनरेटेड है, यानी कि सर्वर के ऊपर ऑलरेडी रेंडर किया जा चुका है। अब सर्वर के ऊपर
एक स्टैटिक रेंडरिंग होती है, मतलब स्टैटिक जनरेशन होता है, और डायनेमिक रेंडरिंग होती है। वो सारी चीज़ें हम और भी डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि इस एचटीएमएल पेज को बनाने के लिए हमारे ब्राउज़र ने कोई काम नहीं किया। सर्वर ने सेंड किया, ब्राउज़र ने दिखा दिया। इसने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जनरेट नहीं किया हमारे ब्राउज़र ने। सर्वर से एज़ इट इज़ आया, यहाँ पे दिखा दिया गया। अब सबसे मस्त बात और भी देख लेते हैं क्या-क्या यहाँ पे आया है। यहाँ पे एक सीएसएस फाइल आई है। ये पूरी की पूरी सीएसएस फाइल है, हमारी ग्लोबल सीएसएस फाइल होगी। यहाँ पर हमने सीएसएस फाइल रखा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर हमारी ग्लोबल सीएसएस फाइल है, तो इसी का पूरा कंटेंट आया है। इसको जब बिल्ड किया होगा तो यहाँ पर भी ये सीएसएस फाइल जनरेट होके आ गई होगी। इधर ही कहीं होगी, इधर एग्जैक्टली या स्टैटिक के अंदर होगा, यहाँ पर ये सीएसएस फाइल है। ठीक है, तो इधर हमारी सीएसएस फाइल है और यही सीएसएस फाइल यहाँ पे सर्व होके आ रही है। अब यहाँ पर ये कई सारी फाइल्स हैं। यहाँ पर एक फेविकॉन समझ में आ रहा है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी फाइल्स हैं। ये जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं कई सारी, और ये कुछ है, ये अबाउट और सर्विसेज। ये क्या चीज़ है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये RSC लिखा है, यानी कि इसका मतलब होता है रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, ये RSC लिखा है, इसका भी मतलब रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। तो ये क्या है? ये है कि हमारे सर्विसेज पेज के ऊपर क्या दिखेगा, और ये है कि हमारे अबाउट पेज के ऊपर क्या दिखेगा। देखो, अबाउट पेज के ऊपर हमें अबाउट अस दिखता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखा होगा। मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ। ये देखो, अबाउट अस यहाँ पे लिखा है। अबाउट अस का जो पूरा कंटेंट है, जिस तरह से स्ट्रक्चर होगा, वो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखता है। यहाँ पर ये एक तरह से हम बोल सकते हैं ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है, जो कि हमारा सर्वर नेक्स्ट.जेएस का सर्वर सेंड कर रहा है और बता रहा है कि हमारे अबाउट पेज के ऊपर क्या दिखेगा। अब ये इसीलिए बता रहा है ताकि जब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएं, जैसे कि अब हम अगर अबाउट पेज के ऊपर जाते हैं, अबाउट पेज के ऊपर गए हैं, तो यहाँ पे केवल और केवल फेविकॉन के लिए रिक्वेस्ट गई है, लेकिन हमारा जो अबाउट पेज का कंटेंट है वो पूरा दिख रहा है। ठीक है, फेविकॉन तो यहाँ ऊपर दिखता है। एक बार हम सर्विसेज के ऊपर जाते हैं, तो वो सर्विसेज के ऊपर गए हैं, केवल और केवल फिर से फेविकॉन के लिए रिक्वेस्ट चली गई है। अब अगर हम दोबारा से करेंगे ना, तो सभी पेजेस के लिए फेविकॉन इसने स्टोर कर लिया। अब अगर हम अबाउट पेज के ऊपर जाते हैं, तो देखो कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं जा रही। अगर होम पेज के ऊपर जाते हैं, तब तो होम पेज का पूरा पहले ही पेज आ चुका था। तो ये सारा कुछ ब्राउजर के अंदर स्टोर्ड है। और हम अबाउट पेज के ऊपर जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखो, पहले क्या किया था, सबसे पहले जब हम होम पेज के ऊपर गए थे, तो नेक्स्ट.जेएस ने सर्वर साइड रेंडर्ड करके हमारा होम पेज सेंड कर दिया था। उसने यूआरएल से देखा कि होम पेज के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश कुछ भी नहीं लिखा, तो उसने पूरा हमें होम पेज का पूरा एचटीएमएल प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसने ये भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया कि जब अबाउट पेज के ऊपर जाएंगे तो क्या दिखाना है। उसका एचटीएमएल कंटेंट नहीं सेंड किया है। एचटीएमएल अगर सेंड करता तो बहुत बड़ा हो जाता। उसने केवल और केवल वर्चुअल डॉम बोल सकते हैं उसको, वो सेंड किया है, और उसका यूज करके अब यहाँ पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही है। समझ रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक साथ मिलके चल रहे हैं, काम हो रहे हैं। अभी यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर आ रहे हैं, तो ये भी क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही है। अब यहाँ पर जो भी हो रहा है वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रहा है। केवल हमारा जो होम पेज है वो सर्वर साइड रेंडर्ड है, अबाउट पेज और सर्विसेज पेज ये क्लाइंट साइड रेंडर्ड है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हम अगर सर्विसेज पेज के ऊपर हैं और हम रिफ्रेश करते हैं, यानी कि हम अपने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो यहाँ पर जो ये आएगा HTML आएगा, ये सर्विसेज का HTML होगा। यहाँ पर हमारे पास, हमने देखा यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज का भी HTML है, अबाउट का भी HTML है, और यहाँ पे सर्विसेज का भी HTML है, अबाउट का भी और होम का, सबका HTML है। ठीक है, तो अगर हम सर्विसेज पेज के ऊपर जाते हैं तो HTML अब सर्विसेज वाला आएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सर्विसेज का HTML है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्विसेज वाले यहाँ पर एक्टिव क्लास लगी है। ठीक है, यहाँ पर लिंक जो है, कई सारे लिंक्स हैं हेडर के अंदर, तो सर्विसेज के ऊपर एक्टिव क्लास लगी है। ये सर्विसेज के ऊपर एक्टिव क्लास लगी है, और यहाँ पे आवर सर्विसेज से पूरा कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है। और भी इधर कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये पूरा सर्विसेज का कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत मस्त चीज़ है। इससे हमारा एसईओ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। और क्या इंप्रूव होता है, हमारा फर्स्ट जो पेज का लोड होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि हमारे सर्वर से जो भी हमारे पेज के ऊपर दिखना था वो पूरा का पूरा कंटेंट आ गया है। केवल पूरा HTML आ गया है, उसको पूरा दिखा देना है, कुछ बिल्ड ही नहीं करना है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर
अगर हम सर्विसेज पेज के ऊपर हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन है, तो पहले तो खाली एचटीएमएल आएगा और पूरी बड़ी सी जावास्क्रिप्ट आएगी और पूरी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी और फिर उसके बाद हमारे पेज के ऊपर पूरा कंटेंट आएगा। अब ये इतना छोटा एप्लीकेशन है और लोकल होस्ट पे रन कर रहा है, तो इसीलिए हमें कुछ भी डिफरेंस नहीं समझ आ रहा, लग रहा है कि एकदम फास्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं जावास्क्रिप्ट, ये हमने ऑलरेडी करके देखा, लेकिन अगर हम यहाँ पे डिसेबल जावास्क्रिप्ट कर देंगे तो हमें पेज केवल खाली सफेद दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो सफेद नहीं दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि हमारे सीएसएस के अंदर पूरा बैकग्राउंड ब्लैक कलर का दिया गया है, इसीलिए सीएसएस लोड हो गई है, सीएसएस डिसेबल नहीं है। तो सही, पूरा मतलब हमारा पेज खाली हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देंगे तो हमारा सर्विसेज पेज पूरा लोड होगा। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके पूरा डॉम क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, इनेबल। ठीक है, तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो अभी ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। तो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके डॉम पूरा बनाने में टाइम लगता है, और जब हमारी एप्लीकेशन बड़ी हो जाती है, जावास्क्रिप्ट का बंडल साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो हमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें करनी होती हैं। उसको चंक में डिवाइड करना होता है, डायनेमिक लोड करवाना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन उससे हम थोड़ा फास्ट करवा सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वही रन करेगा और फिर हमारे पेज को पेंट करेगा। ठीक है, ये स्लो है, एक तो स्लो है, दूसरा एसईओ में जो सर्च इंजन्स हैं वो उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। हालाँकि आज के टाइम पे के जो मॉडर्न एसईओ हैं, मतलब सर्च इंजन्स हैं, गूगल, ये समझ लेते हैं, उन्हें पता है कि ऐसी एप्लीकेशंस बनती हैं, तो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके भी उसका कोड निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी ये इसका एसईओ उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन का होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि हम कहाँ पर गए हैं, सर्विसेज पेज के ऊपर हमने रिक्वेस्ट की है, तो नेक्स्ट जेएस का जो सर्वर है, यहाँ पर अभी तक वीट जेएस का सर्वर था, यानी कि वहाँ पर भी नोड जेएस बिहाइंड द सीन्स यूज़ हो रहा है, यहाँ भी नोड जेएस यूज़ हो रहा है। अब उसका सर्वर इस यूआरएल को समझ रहा है कि हाँ, सर्विसेज के ऊपर रिक्वेस्ट आई है, तो मुझे खाली एचटीएमएल नहीं भेजना है, मुझे कोई भी एचटीएमएल नहीं सेंड कर देना, मुझे services.html फाइल सेंड करनी है। ठीक है, ये इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है, जबकि ये डिस्कार्ड कर देता है, उसको फ़र्क ही नहीं, किसी भी पेज पे जाओ उसके पास एक ही एचटीएमएल है, वही सेंड करेगा। ठीक है, अब इसके साथ-साथ आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे अबाउट का डेटा, हम सर्विसेज के ऊपर हैं तो अबाउट का डेटा आ गया है और होम का डेटा आ गया है, ये होम का है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अगर हम रिक्वेस्ट के ऊपर जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क RSC इज इक्वल टू ये कुछ आईडी जैसा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये स्लैश क्वेश्चन मार्क RSC इज इक्वल टू, इसका मतलब ये होम का डेटा है। अगर हम इसके रिस्पॉन्स के अंदर आके हम वेलकम करेंगे, वेलकम सर्च करेंगे, वेलकम, तो यहाँ पे देखो ये वेलकम लिखा है, वेलकम टू आवर साइट, जो कि हमारे होम पेज के ऊपर लिखा था। सही है, और इसके साथ साथ अबाउट का डेटा आ गया है, यहाँ पे अबाउट का RSC आ गया है, यानी कि वर्चुअल डॉम हम बोल सकते हैं, वर्चुअल डॉम जैसा डेटा है। इसका यूज़ करके अब ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, ये जब हम होम पेज के ऊपर जाएंगे या अबाउट पेज के ऊपर जाएंगे तो हमारे होम पेज और अबाउट पेज को क्लाइंट साइड के अंदर ही रेंडर कर देंगे। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अबाउट का डेटा सर्च कर लेता हूँ, अबाउट पेज के ऊपर होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे होगा, ये इतना मैनुअली मैं यहाँ पे अबाउट लिख देता हूँ, अबाउट यहाँ पे कई जगह पे लिखा है, ये देखो यहाँ पर अबाउट अस, अबाउट पेज के ऊपर अबाउट अस लिखा है। तो जब हम होम पेज के ऊपर गए थे तब इसने अबाउट और सर्विसेज का रिक्वेस्ट किया था, और जब हम सर्विसेज के ऊपर हैं तो अबाउट और होम का रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि जो सर्विसेज का डेटा वो तो HTML के अंदर ही आ चुका है ना, उसको अलग से इस वर्चुअल डॉम के फॉर्मेट में या रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट का जो पेलोड है उसके फॉर्मेट में मंगाने की ज़रूरत नहीं है इसको। और ये फाइल्स जो RSC फाइल्स हैं ये भी यहाँ पे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये देखो index.rsc, ये हमारे होम पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये देखो services.rsc, ये हमारे सर्विसेज पेज को रिक्वेस्ट कर रहा है। अब मैं आपको कूल चीज़ दिखाता हूँ, मस्त चीज़। यहाँ पर हम सर्च करते हैं, सर्विसेज पेज के ऊपर हमने आवर सर्विसेज लिखा है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक, ये मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं लिख देता हूँ हमारी सर्विसेज की सेवाएं, वाएं, ऐसा कुछ
हमारी सेवाएं, मैंने इस services.rsc फाइल के अंदर ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अब आप गेस करिए कि अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा। यहाँ पे क्या लिख के आएगा, आवर सर्विसेज लिख के आएगा कि हमारी सेवाएं लिख के आएगा। चलो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया और मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया है तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, मैंने जो लिखा था उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं किसी और पेज के ऊपर जाता हूँ, सही चल रहा है, दूसरे पेज सही चल रहा है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आवर सर्विसेज ही लिख के आ रहा है। ये क्या हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम सर्विसेज पेज के ऊपर हैं, और जब हम सर्विसेज पेज के ऊपर रहते हैं और वहां से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसका तो HTML कंटेंट आ रहा है, इसका जो पूरा पेज बन रहा है वो तो HTML से बन रहा है, ये RSC फाइल से नहीं बन रहा है। RSC फाइल से, यानी कि जो हमारा पेलोड है, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट का पेलोड है, इसका यूज करके हमारा अबाउट पेज बन रहा है और होम पेज बन रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम अबाउट पेज पर रहें और अपने सर्वर को रिफ्रेश करें, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, अब सर्विसेज पेज का हमारा HTML कंटेंट नहीं आया, सर्विसेज पेज का RSC आया है। अब यहाँ पर हमारी सेवाएं लिख के आया होगा, हमारी अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारी, तो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो हमारा सर्वर है यहाँ पे रनिंग है पूरे टाइम, और इसको इसने लोड कर लिया होगा अपनी मेमोरी के अंदर, तो रियल टाइम में ये तुरंत ही वहाँ पे रिट्रीव करके नहीं सेंड कर देता है, ठीक है। इस हमें सर्वर को इसको रिस्टार्ट करना होगा, हमने रिस्टार्ट कर दिया। अब ये नया कंटेंट यहाँ से उठाएगा, और अब हम अगर अबाउट पेज के ऊपर जाते हैं, एक बार हम दोबारा से अबाउट पेज के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे सर्विसेज, जो सर्विसेज का RSC पूरा पेलोड है, इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं। और क्या सर्च करेंगे, हमारी ये देखो यहाँ पे हमारी सेवाएं, ये लिख के आ रहा है, सही है, देखो यहाँ पे हमारी सेवाएं आ रहा है। अब सबसे क्रेजी चीज वो ये है कि अब अगर हम सर्विसेज पेज के ऊपर जाते हैं, मैंने पूरा बंद कर दिया DevTools, मैं सर्विसेज पेज के ऊपर जाता हूँ तो हमारी सेवाएं लिख के आ रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो आवर सर्विसेज लिख के आएगा, क्योंकि यहाँ पर HTML से पूरा पेज हमारा बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो जिस पेज के ऊपर हम रहते हैं, जिस पेज के ऊपर हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सर्वर को, उस पेज का पूरा HTML आ जाता है, और दूसरे पेजेस का RSC आ जाता है, मतलब RSC पेलोड आ जाता है। अब यहाँ पर RSC पेलोड का यूज करके अभी मैं यहाँ पर सर्विसेज पेज के ऊपर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, या फिर होम पेज के ऊपर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। हमने रिफ्रेश किया है, थोड़ा सा जूम आउट यहाँ पे कर देता हूँ। तो जिस पेज के ऊपर हम हैं, जैसे कि होम पेज के ऊपर है, तो होम पेज का पूरा HTML कंटेंट आ जाएगा, उससे हमारा पूरा पेज बन जाएगा। और जो पेजेस यहाँ पर नहीं अभी एक्टिव हैं, जैसे कि हम अबाउट पेज और सर्विसेज पेज के ऊपर नहीं है, उन पेजेस का RSC पेलोड आ जाता है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे, हमारे बैकएंड के ऊपर बहुत सारे पेजेस होते तो क्या सबका आ जाएगा? ये तो बहुत ज़्यादा ओवरकिल हो जाएगा, क्योंकि मान लो कि सर्विसेज पेज के ऊपर कभी यूजर गया ही नहीं, तो फालतू में लोड करना ठीक नहीं है ना। तो हाँ, उस केस में इसका डेटा जो मंगाना है वो वेस्ट चला जाएगा, और बाय डिफॉल्ट Next.js ऐसे ही करता है, और केवल उन्हीं पेजेस का डेटा मंगाता है जिनकी लिंक्स अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसकी लिंक्स अवेलेबल है, और मान लो हमारा पेज बहुत लंबा है और जिसकी लिंक्स विजिबल नहीं है, मान लो कुछ लिंक्स नीचे हैं, हमारे पेज के अंदर नहीं विजिबल है, तो उनका डेटा नहीं मंगाएगा। जो विजिबल लिंक्स हैं, जिसके ऊपर क्लिक किया जा सकता है, बस उन्हीं का डेटा यहाँ पे फेच करवाता है। और जैसे लिंक्स विजिबल होंगी, ऑटोमेटिकली उसका ये डेटा मंगा लेगा, जिसका यूज करके वो डायनेमिकली पॉपुलेट कर देगा पूरे पेज को, ठीक है। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे होम पेज पे हैं और इसने इन दोनों पेजेस का डेटा फेच करवा लिया है। अब यहाँ पर ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, यहाँ पे इतनी सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, इन सभी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को पता है ये सारी फाइल साथ में मिलकर काम करती हैं। इन सभी फाइल्स को पता है कि कैसे इस डेटा को यूज करके हमें पेज बिल्ड करना है। तो यहाँ पर आपको मेनली डेटा ही दिखेगा, ठीक है। मेनली डेटा, कौन कौन से टैग्स रहेंगे, कौन कौन सा डेटा रहेगा, ये कंपेयर टू HTML काफ़ी कम साइज का होता है। अगर पूरा HTML सेंड किया जाएगा तो ज़्यादा बड़ा है, और इसको API कॉल के थ्रू मंगाया जाता है। अगर हम यहाँ पे फेच करेंगे, फेच का फिल्टर लगा देंगे, तो ये देखो, ये फेच कॉल है, ठीक है। इस फेच कॉल को हम और थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
यहाँ पे कंटेंट टाइप देखो, टेक्स्ट स्लैश एक्स कंपोनेंट, यानी कि ये एक कंपोनेंट का डेटा है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट है एक तरह से। तो प्लेन टेक्स्ट के अंदर एक फेच कॉल किया जाता है जहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में कुछ रिस्पॉन्स आता है, और इस प्लेन टेक्स्ट को कौन समझता है? जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, ये सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, इसको समझती हैं। और जब हम उस करस्पॉन्डिंग पेज के ऊपर जाते हैं, तो जैसे अबाउट पेज के ऊपर गए हैं तो इसका डेटा यूज़ करके इस पेज को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। अब सर्विसेज पेज के ऊपर जाएंगे तो हमारी सेवाएं यहाँ पे लिख के आ रहा है, क्योंकि इस पेज को RSC पेलोड का यूज़ करके जनरेट किया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे Next.js दोनों काम एक साथ करता है, सर्वर साइड रेंडरिंग भी करता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी करता है, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसमें हर एक चीज़ में हम और भी डिटेल में जाएंगे। हम क्लाइंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और अलग अलग तरह के डायनेमिक रेंडरिंग, स्टैटिक रेंडरिंग Next.js के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसे इतनी गहराई में नॉलेज मिलती है? तो उसका कोई ऐसा आंसर नहीं है कि मैंने किसी कोर्स के अंदर देख लिया या किसी ब्लॉग के अंदर पढ़ लिया। ये बस ऐसे एक्सप्लोर करने से मिलती हैं चीज़ें। आपको ढूँढना है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये फ़ाइल क्यों आ रही है? अगर आ रही है तो किसी काम से ही आ रही होगी। को देखना है और चैटजीपीटी से पूछना है आपको। नए-नए एआई टूल्स आ गए हैं, उनसे पूछना है, समझना है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है काम। तो आप ऐसे एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।